गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशंस वाई एंड हाउ। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। और जहाँ तक आप 10th क्लास तक पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बन चुकी हैं, और उनकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज कर देना मुझे। और टेलीग्राम चैनल्स आपको इसी वीडियो के लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, कॉन्स्टिट्यूशंस वाई एंड हाउ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस बुक अबाउट द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये बुक में हम वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हम वेरियस एस्पेक्ट देखेंगे और वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो हम देखेंगे अब इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, और उनके रिलेशनशिप विद ईच अदर देखेंगे। बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट elections, government and president and prime minister, it is necessary to understand that the entire structure of the government and the various principles that bind the institution of government have their origin in the constitution of India। तो क्या बोल रहा है, बिफोर हम ये सब पढ़ने से पहले, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा दैट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, एंड जो वेरियस प्रिंसिपल है दैट बाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को बाइंड करते हैं, हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उनका ओरिजिन कहाँ है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मतलब ये हर जो जितने भी आप जिसके बारे में पढ़ेंगे सबका ओरिजिन्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न, इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज टू सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन करती क्या है सोसाइटी के लिए। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर, पावर का कैसे बंटवारा करती कॉन्स्टिट्यूशन। वट वॉज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, किस तरीके से बना था। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस, वट इज कॉन्स्टिट्यूशंस, what are its function, what role does it perform for a society, how does constitution relate to our daily existence। answering these question is not as difficult as your mind thinks। ठीक है, तो हम इन सब का क्वेश्चन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके रोल्स क्या हैं, तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेट एंड अश्योरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कोऑर्डिनेशंस एंड एश्योरेंस। इमेजिन यूर सेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ ए रीजनेबली लार्ज ग्रुप, आप इमेजिन करिए किसी लार्ज ग्रुप के मेंबर हो। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ बीन फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, उसकी ये करेक्टरिस्टिक है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वे, they have different religious allegiance, some are Hindus, some are Muslims, some Christians, some perhaps profess no religions at all। तो आप एक किसी लार्ज ग्रुप के मेंबर हैं जिसमें कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग रिलीजन्स टाइप के लोग रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। दे आर आल्सो वेरिड इन मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस, उनका अलग अलग प्रोफेशंस है, डिफरेंट एबिलिटीज़, हैव डिफरेंट हॉबीज़, अलग अलग हॉबीज़ हैं, डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग टेस्ट हैं। एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म टू बुक्स, सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर ओल्ड, सम आर यंग। ठीक है, इमेजिन फर्दर दैट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट ओवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो उसका अलग अलग उसी ग्रुप में अलग अलग लोगों से डिस्प्यूट्स भी है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, should it be compulsory that every child be sent to school, or should the parent be allowed to decide how much should this group spend on its safety and security। तो इन चीज़ों पे उसका डिस्प्यूट है कि भाई बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, किसी को कितनी प्रॉपर्टी किसी के पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम कितना स्पेंड करेंगे फॉर ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे कितना स्पेंड करेंगे। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड, क्या हमें ज़्यादा पार्क बनाने चाहिए,
शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर, क्या हमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए? एवरी क्वेश्चन विल इलिसिट ए वैरायटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज टू लिव टूगेदर। लेकिन उन सब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये ग्रुप लिव टूगेदर रहता है, एक साथ रहता है। दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर्स इन वेरियस वेज, दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर व्हाट विल अनेबल द ग्रुप लिव टूगेदर पीसफुली। तो ये ग्रुप पीसफुली रहता है, तो इसका कारण क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आप एक एग्जांपल दिया गया है कि एक ग्रुप है, तो ऐसा ही हमारा देश क्या है, एक पूरा पूरा एक लार्ज ग्रुप है हमारा देश भी, और उस लार्ज ग्रुप में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये सब टाइप के लोग रहते हैं, और कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इसी टाइप का हमारा देश है। लेकिन फिर भी हम साथ रहते हैं, तो उसका कारण क्या है? पीसफुली साथ रहते हैं। वन में से डेट परहैप्स, चलो एक एग्जांपल अभी पीसफुली का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी पीसफुली हम फिर भी साथ हैं यहाँ पे। अब देखिए, जैसे पुलवामा में हमला हुआ, वहाँ पे मुस्लिम जो पाकिस्तान कंट्री के लोग थे, ठीक है, वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे इंडिया में रिलीजियस लड़ाई हो हिंदू मुस्लिम में। लेकिन फिर भी हमारे जो हिंदू भाई हैं और मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने एक भी जगह कहीं भी कोई न्यूज़ नहीं आई जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स की फाइट हुई हो किसी भी रिलीजन्स के बेस पे, ठीक है। तो वहीं पे पाकिस्तान के आधे घुटने टूट चुके थे, वहीं पे पाकिस्तान ने हार मान ली थी जब हमारे देश में रिलीजियस लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है, कम्युनलिज्म नहीं हुआ था, तो वहीं पे पाकिस्तान हार मान चुका था, ठीक है। तो वहाँ पे पाकिस्तान आधा हार चुका था और आधा हमने लड़ाई में हरा दिया उनको। तो हम क्या है, लिव टुगेदर रहते हैं पीसफुली। अगर टुगेदर रहेंगे तो जो इकट्ठा रहते हैं तो ताकत रहती है। तो हमारे देश में यही ताकत है कि अलग अलग लोग के धर्म, अलग 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 लोग धर्म अलग अलग फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई अमीर है कोई गरीब है, फिर भी हम साथ हैं, ठीक है। तो यही हमारी देश की यूनिटी है। वन में से दैट perhaps member of its group can live together if they can agree on some basic rules. Why will the group need certain basic rules? तो उस ग्रुप में कोई ना कोई रूल्स होगा, तभी वो इकट्ठे रहते हैं। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द अब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल। अगर ये रूल्स ना हो तो ये ग्रुप लोग इकट्ठे ना रह पाए। Every individual would be insecure simply because they would not know what member of this group could do to each others. अगर ये रूल ना होंगे तो अनसिक्योर फील करेंगे, ये देखिए अनसिक्योर, ठीक है। Who could claim right over what? Any group will need some basic rules. कोई भी ग्रुप हो उसमें बेसिक रूल्स होने चाहिए that are publicly promulgated and known to all member of that group to achieve a minimal degree of coordinations, ठीक है। तो coordinations हो सके, minimal degree of coordination हो सके। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली टू बी नोन, लेकिन ये रूल सबको नोन नहीं होने चाहिए, दे मस्ट आल्सो बी एनफोर्सेबल। ये रूल एनफोर्सेबल भी होने चाहिए। इफ citizens have no assurance that other will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules। अगर कोई एक सिटीजन्स भी उनको मना करता है, कुछ सिटीजन्स उसको फॉलो करते हैं, कुछ सिटीजन्स नहीं फॉलो करते, तो उन रूल्स का कोई फायदा नहीं है। सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली एनफोर्सेबल गिव एज अश्योरेंस टू एवरीबडी दैट अदर विल फॉलो दीज फॉर इट दे डू नॉट सो दे विल बी पनिश्ड। अगर कोई इन रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उनको क्या किया जाएगा? पनिश्ड किया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हेडलाइन, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। तो पहला फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? बेसिक रूल प्रोवाइड करना डेट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशंस अमोंग मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। तो जो अलाउ करता है कोऑर्डिनेशंस के लिए और अमोंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो हमारे देश में भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। और ठीक है, और ये रूल्स हमें क्या कर देते हैं? कोऑर्डिनेशंस में रखते हैं। जैसे अभी मैंने पुलवामा का एग्जांपल दिया, ठीक है, एक्टिविटी ये आप कर सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में थोड़ा बता देता हूँ। क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिसीजंस वगैरह, ये वोटिंग वगैरह होगी, तो आप ये देख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ए कॉन्स्टिट्यूशन ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट और गवर्नड।
अब कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस जिससे स्टेट कॉन्स्टिट्यूट और गवर्नड होता है। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी? लेकिन वो फंडामेंटल रूल्स हैं क्या? व्हाट मेक देम फंडामेंटल्स? उन्हें फंडामेंटल बनाता क्या है? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट टू डिसाइड व्हाट लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा फंडामेंटल रूल होगा, कौन सा रूल ये लागू नहीं होगा? यू मे वांट रूल एक्स बट अदर मे वांट रूल वाई। कोई तो रूल एक्स चाहता है, कोई वाई चाहता है। हाउ टू वी डिसाइड हुज rule of preference should govern us? You may think the rule you want to everyone to live by the best, but other think that the their rules are the best. तो कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा एक्स रूल बढ़िया है, कुछ वाई रूल सोचते हैं। हाउ डू वी रिजोल्व दिस डिस्प्यूट? तो इन दोनों में क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है। सो इवन बिफोर यू डिसाइड what rule should govern this group, you have to decide who get decided. So हमें ये समझना होगा कि भाई इन रूल्स को कौन डिसाइड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाइड द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक एलोकेशन कर रखा है सोसाइटी में पावर का। इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी। और उसने कुछ पावर दे रखी है सोसाइटी में, ठीक है, जो हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव हम जो चूज करते हैं जैसे एमएलए एमपी, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और ये जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और ये जाके हमारे लिए रूल बनाते हैं किस में? लोकसभा में, ठीक है, जिसको लोअर हाउस भी बोल देते हैं। इन प्रिंसिपल द क्वेश्चन हु गेट टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मैनी वे इन ए मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। ए मोनार्क डिसाइड। लेकिन अब हम देखेंगे इनको डिसाइड कौन करता है। जैसे मैंने बताया हमारी लोकसभा में, लेकिन मोनार्कियल सोसाइटी है तो उसमें मोनार्क डिसाइड करता है, जहाँ पे राजा होता है। मोनार्कियल मतलब राजा ही हेड होता है। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन टू पावर टू डिसाइड। एक सिंगल पार्टी भी डिसाइड करती है। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमारे इंडिया है डेमोक्रेटिक, द पीपल गेट टू डिसाइड बट द मैटर इज नॉट सो सिंपल। डेमोक्रेटिक में पीपल डिसाइड करते हैं, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, खाली ये बताना कि लोग डिसाइड कर देंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, तो इसका आंसर देना इतना इजी नहीं है। तो वैसे मैंने समझा चुका हूँ कि हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं, वो हमारे लिए लो बनाते हैं। हाउ शुड द पीपल डिसाइड? पीपल कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो बहुत, हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है। क्या हर लोग से पूछा जाएगा? फॉर समथिंग टू बी ला शुड एवरी वन एग्री टू इट। और क्या हर कोई एग्री हो जाएगा? क्या 150 करोड़ एग्री हो जाएंगे एक लॉ के लिए? शुड द पीपल डायरेक्टली वोट? क्या डायरेक्टली वोट करते हैं ऑन ईच मैटर एज द एंशियंट ग्रीक डिड? और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रीफरेंस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव? अब ये देखिए यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं हम, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्ट? हाउ मैनी शुड देयर बी? तो उनमें हमारे कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा? ये सब इन सब का आंसर कहाँ है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल इट इज स्पेसिफाइड एट द मोस्ट इंस्टांस द पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉ। हमारे लिए कौन लॉ डिसाइड करता है? पार्लियामेंट एंड पॉलिसीज, एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज इन ए पर्टिकुलर मैनर्स। और पार्लियामेंट भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए पर्टिकुलर मैनर में। जैसे हमारे 545 लोकसभा की सीट है बिफोर, और ये 545 कैसे जाएंगे? इलेक्शन के द्वारा। ये सब हमारे, इन सब का आंसर किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में। बिफोर आइडेंटिफाई व्हाट द लॉ इज एनी given society, you have to identify who has the authority to enact it। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसके पास अथॉरिटी है कि इन लॉ को एनेक्ट किया जाए। इफ पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू एनेक्ट लॉ, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, देयर मस्ट बी लॉ दैट बेस्टो दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है तो वो अपना बेस्ट का बेस्ट दे। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज एन अथॉरिटी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज द फर्स्ट प्लेस। क्या बोल रहा है? इट इज अथॉरिटी दैट द कॉन्स्टिट्यूट्स द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। जो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है गवर्नमेंट, वो फर्स्ट प्लेस पे काम करे, फर्स्ट प्लेस पे काम करे। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट प्लेस पे काम करेगा मतलब क्या हुआ कि मतलब सबसे पहले गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा हमें, कोई भी रूल्स वगैरह बनाना है तो। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्लेस।
ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी सबसे पहले। द सेकंड फंक्शन अब पढ़ते हैं। द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी। पावर किसके पास है डिसीजन बनाने की, ठीक है। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, और गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी। लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट्स, पर दिस इज क्लियरली नॉट इनफ। सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इस आदमी के पास अथॉरिटी होगी, बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉ दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर्स। तो आपने किसी को बोल दिया कि भाई आप लॉ बना सकते हो, लेकिन क्या वो फेयरली ठीक आदमी है। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन्स फॉर इंस्टांस। कोई एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला कि मान लो कोई ऐसा लॉ बना दे वो जिनको हमने सेलेक्ट किया है लॉ बनाने के लिए, तो उस लॉ का एग्जांपल दिया गया कि भाई वो रिलीजन्स को फॉलो करने से मना कर दे। और इट इंजॉइंड दैट क्लोथ्स ऑफ ए सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड, और वो बोल दे कि भाई इस टाइप के क्लोथ प्रोहिबिटेड है। और दैट you were not free to sing certain songs, that people who belong to a particular group would always have serve other and would not be allowed to retain any property। और मान लो आप कोई ये सर्टेन सॉन्ग्स नहीं गा सकते, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हो आप, तो आपको हमेशा सर्व करना होगा और आप कभी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। और डेट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट समवन, और किसी को अरेस्ट कर सकती है ऑन दैट ओनली पीपल ऑफ सर्टेन स्किन कलर वुड अलाउ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। कुछ सर्टेन स्किन कलर के लोग ही कुएं से पानी निकाल सकते हैं। तो ये सब लॉ कैसे हैं अनजस्ट अनफेयर हैं, इवन दो दे वर पास्ड बाय गवर्नमेंट दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बेस। लेकिन ये लॉ बनाए किसने, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल है चल रहा है ये, on certain procedure there would be something obviously unjust about government enacting these law। तो क्या बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट भी तो ऐसा हो सकता है कि गलत लॉज वगैरह बना दे, ठीक है। सो उसके लिए भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए गवर्नमेंट्स का भी, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि हमें गवर्नमेंट बनानी है कोई भी लॉ बनाने के लिए, ठीक है। और वो लॉज कौन बनाएगा, गवर्नमेंट हमें डिसाइड करनी है और हमें रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजना है। सो द थर्ड पर्सन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ सम लिमिट्स। तो थर्ड पर्सन हमें समझ गया होगा चेक एंड बैलेंस करना ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज। तो गवर्नमेंट हम पर कुछ इम्पोज कर रही है ऑन इट्स सिटीजन, दीज लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्री पास दैम। तो गवर्नमेंट का पास भी कोई ना कोई फंडामेंटल बेसिक होना चाहिए कि उनको ट्री पास ना कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को भी लिमिट करता है, गवर्नमेंट इन मैनी वेज। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लॉ बना सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकती। अगर फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया गया तो कोई भी लॉ सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। that all of us possess as citizen which no government can never ever be allowed to violate। तो कोई भी गवर्नमेंट never ever be allowed to violate नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को। the exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution, but most constitution will protect a basic cluster of right। citizen will be protected from being arrested arbitrarily and for no reasons। सिटीजन्स को ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिसमें सिटीजन्स को विदाउट रीजन्स के पकड़ सके। दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टी, टू फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ कंडक्ट ए ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा। तो ये सब कर सकते हैं। फिर ये सब क्या है फंडामेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं गवर्नमेंट के, सॉरी सिटीजन्स के। इन प्रैक्टिस दीज राइट कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये लिमिट्स हो जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी वगैरह आती है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट में बी विड्रॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर बात के लिए कोई ना कोई रिटर्न में लिख रखा है कि भाई कब ये लिमिट्स होंगे, कब किस सर्कमस्टांसिस में एमरजेंसी लग सकती है और कब ये विड्रॉ हो सकते हैं। तो ये सब के लिए इन सब का आंसर किस में मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो ये थर्ड सेट हमें समझ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है क्या है कि गवर्नमेंट्स को लिमिटेशन में रखना।
Aspirations and goal of a society. Most of older constitutions limit themselves largely to allocate decision-making power and setting some limits on government power. But many 20th century constitutions, the which of Indian constitution is the finest example, also provide enabling framework for the government to do certain positive things to express the aspirations and goal of a society. The Indian constitution was particularly innovative in this respect. ठीक है, तो पहले के ये बोल रहा है जो ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस थे लिमिट देमसेल्फ लिमिट करते थे, ठीक है, टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर को एलोकेट करने में एंड सेटिंग सम लिमिट्स टू गवर्नमेंट पावर, तो गवर्नमेंट्स को लिमिट करते थे गवर्नमेंट पावर को. बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स, पर पॉजिटिव थिंग करने के लिए प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, पाथ प्रोवाइड करता है. जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आर्टिकल 44, इसमें क्या है आर्टिकल 40, चलो आर्टिकल 40 पढ़ते हैं. आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि भाई गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए. वो क्या है, डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हम पढ़ेंगे आगे. आर्टिकल 40 में गाँव की डेवलपमेंट होनी चाहिए, गांधीयन फिलोसफी पे बेस है. तो यहाँ से डीपीएसपी से उठा के वो गवर्नमेंट्स पॉलिसी वगैरह बना सकती है. तो ये क्या होगी, एक पॉजिटिव थिंग्स होगी टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड द गोल ऑफ ए सोसाइटी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट. तो इस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एक इनोवेटिव है. सोसाइटी विद डीप entrenched inequality of various kind will not only have set a limit on the power of government, they will also have enable and empower the government to take positive measures to overcome form inequality or deprivations. तो वो इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए भी पॉजिटिव मेजर्स कर सकती हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट को मोटिवेट भी करती है, गवर्नमेंट को लिमिट नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस. अब एग्जांपल देखते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एस्पायर टू बी सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. हमारी सोसाइटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से अलग होनी चाहिए. इन दिस इज आवर सोसाइटी एस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू एनेबल और एम्पावर टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप. तो इसके लिए गवर्नमेंट कोई भी नेसेसरी स्टेप ले सकती है टू अचीव दिस गोल इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड टू डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस. तो साउथ अफ्रीका की मैंने पहले के चैप्टर में बताया था कि उनकी हिस्ट्री रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस है. इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू एनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो उनकी भी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उनमें भी गवर्नमेंट को एक पावर दी गई है कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं. मोर पॉजिटिवली, Constitution may enshrine the aspiration of society. The framers of Indian Constitution, for example, thought that each individual in a society should have all the necessary for them to lead a life of minimal dignity and social respect. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने सोचा था कि भाई हर किसी को एक डिग्निटी मिले, ठीक है, मिनिमल डिग्निटी और सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट मिले. तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं कि भाई जो माइनॉरिटी हैं उनको स्पेशल कोटा वगैरह देना, ठीक है, आरक्षण देना, तो ये सब दिया गया है. मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन एक्सेट्रा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ विच आर लीगली अनफोर्सेबल. ठीक है, तो पॉजिटिव मेजर्स उठा सकती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, और कुछ तो लीगली एनफोर्सेबल भी हैं. एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड सच एनेबलिंग provisions have support the preamble to our constitution. These provisions are found in section of fundamental rights. तो इस टाइप के प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स में भी मिलते हैं. जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट्स ने रूल बनाए, एनफोर्स किए रूल्स को. ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव मेजर्स. डीपीएसपी में भी हम पढ़ेंगे, enjoin government to fulfill certain aspiration of the people. Fourth function of a constitution enable the government to fulfill the aspiration of society and create condition of just society. तो कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा काम क्या है, जस्ट सोसाइटी बनाना. जस्ट सोसाइटी मतलब जिसके जहाँ पे सबको जस्टिफाई मिले, ठीक है, जहाँ पे सबको न्याय मिले, जहाँ पे सब इक्वल हो, जहाँ पे इनइक्वलिटी हो, तो वो होती है जस्ट सोसाइटी. नेक्स्ट देखते हैं एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस. कॉन्स्टिट्यूशंस रूल और रेगुलेशन नहीं है, कंट्रोलिंग द पावर्स, जो कंट्रोल करते पावर को ऑफ द गवर्नमेंट.
दे आल्सो गिव पावर टू द गवर्नमेंट फॉर परस्यूइंग कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी। ये पावर भी देता है गवर्नमेंट को, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पावर भी देता है गवर्नमेंट को कलेक्टिव गुड के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइन मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो अफ्रीका का है उसने असाइन की है कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट वांट टू गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द नेचर्स, नेचर को कंजर्व करने के लिए, मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट पर्सन और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करना। आल्सो प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली एंश्योर एडुकेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर, सबको हाउस वगैरह प्रोवाइड करना। इन द केस ऑफ इंडोनेशिया आल्सो द गवर्नमेंट इज enjoined to establish and conduct national education system to Indonesian constitution ensure that the poor and destitute children will be looked after by the government। जो destitute children है, जो गरीब बच्चे हैं, उनको कौन देखभाल करेगा? गवर्नमेंट। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसे इंडोनेशियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी है, तो ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है कि विकास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए चिल्ड्रंस, तो एक बार फिर बोल रहा हूँ इस पर। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव मेजर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट को असाइन करी गए हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉजिटिव स्टेप भी उठाना है। ये खाली कॉन्स्टिट्यूशन हम ये नहीं मानेंगे कि कुछ रूल हैं जो कि गवर्नमेंट को स्टॉप करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच करने से, लेकिन स्टॉप नहीं करते, गवर्नमेंट को मोटिवेट भी करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कुछ पॉजिटिव करने के लिए। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। Finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. This means that people are collective entity come into being only through the basic constitutions. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that on one form of collective identity. One has many set of identity that exist prior to a constitutions. तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल्स, अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है वहाँ के लोगों की। ठीक है, जैसे हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी किस टाइप की है, हमारा फंडामेंटल्स आइडेंटिटी हमारा देश एक सोवरिन कंट्री है। ठीक है, सोवरिन है, सेकुलरिज्म है। अब सेकुलरिज्म सोवरिन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सोवरिन वर्ड को समझिए, हालांकि इसमें आगे आएगा आपको सोवरिन वगैरह, लेकिन सोवरिनिटी हमारा देश, ठीक है, हम सोवरिन है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपना डिसीजन, हमारा डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमारा देश पे कोई दबाव नहीं बना सकता कि हमारा देश पे ये दबाव डाल के कोई और हमें एनफोर्स करे कि आपका ये डिसीजंस इस टाइप से होगा। ठीक है, तो कोई हमें एनफोर्स नहीं करता। हमारा देश क्या है, सेकुलरिज्म है। तो हमारी ये सब क्या है, आइडेंटिटी। सेकुलरिज्म का मीनिंग होता है कि भाई कोई भी किसी धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई नहीं चाहे तो कोई भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकता। मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम धर्म को भी फॉलो कर सकता हूँ। तो ये क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है पीपल्स की। और ये आइडेंटिटी जैसे हमारा और भी आइडेंटिटी, जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट का, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट्स को, ये भी क्या है, लोगों की आइडेंटिटी है, मतलब पूरे एक देश की आइडेंटिटी बनाता है। बट बाई एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल, वन कॉन्स्टिट्यूशन वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म आर टू बी overreaching framework within which one pursue individual aspiration, goals and freedoms. The constitution set authoritative constraint upon that one may or may not do. It defines the fundamental value that we may not trespass. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि भाई ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क विद विच इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम्स। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है तो परस्यू कर सकता है इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, तो अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को जी सकता है, गोल्स एंड फ्रीडम को इंजॉय कर सकता है, लेकिन वो एक लिमिट्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू। क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट लगा देता है, कुछ रूल्स लगा देता है अपॉन किसी पे भी, व्हाट वन मे और मे नॉट डू, कि भाई आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसा कि मैं रोड पे लेट के रोड ब्लॉक नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या है, अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट लगा दिया मेरे पे। ठीक है, मैं ये नहीं मैं इस टाइप के, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता। मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे फंडामेंटल राइट है स्पीच करने का,
कि मैं फ्रीली होके बोल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को गाली नहीं दे सकता। तो मेरे पे कुछ रूल्स लगे हैं, कॉन्स्ट्रेंट लगे हैं, अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट। इट डिफाइन द फंडामेंटल वैल्यू दैट वी मे नॉट ट्री पास, और उनको हम ट्री पास नहीं कर सकते, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सो द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव ए मोरल आइडेंटिटी, और हमारे लिए एक मोरल आइडेंटिटी भी देता है। Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutions traditions. अनेक नैतिक बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यू, तो आजकल के विधांश में थर्ड एंड फाइनली इट मे बी केस दैट मैनी बेसिक पॉलिटिकल राजनीतिक और मोरल वैल्यू नैतिक वैल्यूज आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ट्रेडिशन, और आज के टाइम पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें डाली गई हैं। इफ़ वन लुक टू कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड दे डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट, अगर हम अलग अलग देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वो अलग अलग टाइप के हैं। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे इंजॉइन इन मैनी प्रोसीजरल डिटेल्स बट दे आर आल्सो शेयर गुड डील्स, लेकिन उसका फाइनल्स क्या होता है, गुड डील करना। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट, तो आजकल के जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ये चीज़ ज़रूर दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं। मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स, और वो क्लेम करते हैं कि हम बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिटीजन्स के। बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बडी कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, लेकिन वो नेशनल आइडेंटिटी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नेशनल आइडेंटिटी दे रखी है, किस टाइप की नेशनल, कि हम फ्रीडम्स हैं, हम सोवरिन हैं, हम सेकुलर्स हैं, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। मोस्ट नेशन आर एन एमलगेमेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, तो मोस्ट नेशंस हैं कॉम्प्लेक्स उनका हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना हुआ है। जैसे हमारा हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रेक करने की कोशिश किया। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अनटचेबिलिटी का, ठीक है, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारा अनटचेबिलिटी ठीक माना गया था, ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। They weave together the diverse group that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constituted by the being ethnically German. तो जर्मन आइडेंटिटी क्या थी कि भाई वो एथनिकली जर्मन ही होगा, ठीक है। लेकिन हमारे देश में क्या आइडेंटिटी है कि हम किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन हम इंडियंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक identity a set criterion for citizenship. Different nation embody different conception of what the relationship between different regions of a nation and central government should be. The relationship constitutes the national identity of a country, ठीक है। तो जो ये हमारे रिलेशनशिप होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ, वो क्या करते हैं, नेशनल आइडेंटिटी करते हैं कंट्री को, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक नेशनल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिलीजन्स को मानता है कि भाई वहाँ पे सभी मुस्लिम होंगे, तो वहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी क्या दे रहा है वहाँ पे लोगों को, कि यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे तो ये लगेगा कि मुस्लिम ही कंट्री होगी, तो मुस्लिम ही लोग होंगे। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे सभी एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या बनी हुई है कि हम इंडिया में बहुत बड़ा फ्रेटर्निटी है, मतलब भाईचारा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करिए चेक योर प्रोग्रेस। ये आप खुद से करिएगा, मैं एक दो बता देता हूँ कैसे है। हियर सम प्रोविजन ऑफ इंडियन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर ईच ऑफ दीज राइट द फंक्शन दैट दिस प्रोविजन परफॉर्म्स। तो ये परफॉर्म्स कैसे हो रहे हैं पर बताने हैं हमें। द गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन्स। गवर्नमेंट किसी को ऑर्डर नहीं दे सकती कि भाई आपको ये फॉलो रिलीजन करना है और ये नहीं करना, तो लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट में ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो लिमिटेशंस लगा रहा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट है पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर्स, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नॉन लिमिटेशन है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं गवर्निंग बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज़ टू ओबे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। हाईएस्ट अथॉरिटी आप लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। इंडियन सिटीजन इज नॉट लिमिट टू पीपल ऑफ एनी रेस, कास्ट और रिलीजन्स। तो क्या आ गया यहाँ पे, सेकुलर। तो हमारा देश क्या है, सेकुलर, कि वो इंडियन सिटीजन्स किसी को लिमिट नहीं करता, किसी भी रेस, कास्ट और रिलीजन्स को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेकुलरिज्म। नेक्स्ट चलिए अब, द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशंस। वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स। तो हम आउटलाइन कर चुके हैं कुछ फंक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन के। दीज फंक्शन एक्सप्लेन वाई मोस्ट सोसाइटी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशंस। और ये फंक्शंस एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चन वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, 3 क्वेश्चन और पूछते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, मतलब क्या जस्टिफाई करता है सभी को। इन मोस्ट कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट that comprise a number of articles about the state, specify how the state is to be constituted and what norms it should follow। तो क्या है, मोस्ट ऑफ कंट्री में कॉम्पैक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें क्या है कि स्टेट कैसे काम करता है और उसको नॉर्म्स कैसे फॉलो करने हैं। व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री वी आर यूजुअली रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। तो हम ये रेफर कर देते हैं इस डॉक्यूमेंट को। बट सम कंट्री, यूके फॉर इंस्टेंस, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। यूके में क्या है, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि भाई हम इसको बोल दें कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है। रादर दे हैव ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिसीजन दैट टेकन कलेक्टिवली आर रेफर टू एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। मान लो आज कोई डिसीजन लिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ गया, फिर कोई डिसीजन लिया वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बुक बल्क की होती जा रही है उनकी, ठीक है। So we can say that constitution is a document or set of document that seek to perform the function that we mentioned above। तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स ही है कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, जिसमें कि नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर्स, दे आर मीर वर्ड एग्जिस्टिंग ऑन ए परचमेंट। तो परचमेंट पे लिखे गए हैं, ठीक है। परचमेंट्स ये होता है, परचमेंट, अच्छा परचमेंट्स होता क्या है, देखिए परचमेंट्स होता है राइटिंग मटेरियल मेड फ्रॉम द प्रीपेयर्ड स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल के स्किन से बनती है राइटिंग मटेरियल, ठीक है। ट्रेडिशनली किसका यूज़ किया जाता था स्किन के रूप में, शिप, गोट, ठीक है, इन सब का यूज़ होता था। द क्रूशियल क्वेश्चन, तो ये क्या बोल रहा है, मीर वर्ड एग्जिस्टेंस होने परचमेंट, ठीक है, परचमेंट के रूप में वर्ड्स वगैरह लिखे गए हैं। द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशंस कितना इफेक्टिव है, ये क्वेश्चन है। व्हाट मेक इट इफेक्टिव, और इसको इफेक्टिव क्या बनाती है। व्हाट इंश्योर दैट इट हैज़ रियल इम्पैक्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल, मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव बनता है। नेक्स्ट देखिए, मोड ऑफ प्रोमुलगेशंस। प्रोमुलगेशंस क्या होता है, जिसमें कि पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है और फॉर्मल डिक्लेरेशंस होता है फॉर ए न्यू लॉ। कोई न्यू लॉ बनाया गया है तो उसका फॉर्मल डिक्लेरेशंस होता है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोमुलगेशंस, दिस रेफर टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। In many countries, constitutions remain defunct because they are crafted by military leaders। तो मैनी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट हो गया, डिफंक्शन हो गया, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और लीडर हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। ऐसे लीडर ने बनाया, मतलब हम बोल सकते हैं भ्रष्ट लीडर ने, जिनकी सोच बहुत छोटी टाइप की थी। The most successful constitution like India, South Africa and US are constitutions which were created in the aftermath of popular national movements। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं इंडिया, यूएस और साउथ अफ्रीका के, ये नेशनल मूवमेंट्स के बाद बने हैं। ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है दिसंबर 1946 से 1949 के बीच बना था। इट ड्रू अपॉन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और ये लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट के बाद बना है। दैट हैड ए रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। तो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है कि इंडियन सोसाइटी को एक साथ लेके चला था। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू एनॉर्मस लेजिटिमेसी from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of wide cross sections of the society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for aggrandizement of their personal power। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अग्रेंडिजमेंट का मतलब क्या होता है, पावर को इंक्रीज करना, कि भाई कोई अग्रेंडिजमेंट नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूशंस, बट एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है फॉर द अग्रेंडिजमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द बोर्ड नेशनल सेंसस एट द टाइम कंसेंसस एट द टाइम। ठीक है, द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। अब ये क्या बोल रहा है, जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से, तो रिफ्लेक्ट क्या करता है, ब्रॉड नेशनल कंसेंसस, जो ब्रॉड मतलब जो मोस्टली सबकी सहमति होती है उस टाइम पे, वो वही कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। सम कंट्री हैव सब्जेक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन ए फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम। अब रेफरेंडम क्या होता है, मतलब रेफरेंडम होता है लोगों के लिए इलेक्शंस वगैरह कराना, वो होता है रेफरेंडम, वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे क्या करते हैं, रेफरेंडम में वोट वगैरह की जाती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर नेवर सब्जेक्टेड टू सच रेफरेंडम, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम से नहीं बना, बट नेवरदलेस कैरिड एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन ये कैरिड करता है बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटी, बिकॉज इट हैज़ द कंसेंसस एंड बैकिंग ऑफ लीडर्स हु वर देमसेल्फ पॉपुलर्स। तो क्यों करता है ये सब ऐसा, क्योंकि उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे ऐसे लीडर हैं जो कि एक पॉपुलर लीडर थे समाज में। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट सब्जेक्ट टू ए रेफरेंडम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम से नहीं बना, द पीपल अडोप्टेड इट एज देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजंस, देयरफॉर द अथॉरिटी ऑफ पीपल who enact the constitution held determined in part of prospectus for the success। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो रेफरेंडम से नहीं बना, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे जो लीडर्स थे वो इसी टाइप के थे कि उन्होंने लोगों के बीच रह के बहुत सारी सभाएं की, बहुत सारी मीटिंग्स की, ठीक है, और उन्होंने इतनी नॉलेज थी कि भाई किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, तो उसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। नेक्स्ट देखते हैं, डिबेट और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। तो ये क्या बोला कि नॉट ऑलवेज मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक इजी और स्मूथ अफेयर नहीं है। नेपाल इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सिंस 1914 नेपाल हैज़ 5 कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1948, 1950, 1959, ये 1990, बट ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल्स। ये 5 कॉन्स्टिट्यूशन दिए नेपाल के राजा ने। द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ए मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशंस थ्रो द किंग continued to hold final power in many respect। ठीक है, 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम का वो दिया, लेकिन जो पावर थी, जो किंग था वो होल्ड करता था फाइनल पावर इन मैनी रिस्पेक्ट। फॉर मैनी ईयर्स नेपाल वॉज फेस्ड विद मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशंस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे लोगों ने एजिटेशंस की रिस्ट्रक्चर करने के लिए गवर्नमेंट का। द मेन इशू वाज द रोल ऑफ मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। और उनका मेन इशू क्या था कि भाई रोल ऑफ द मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। सम ग्रुप इन नेपाल वांटेड टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की। कुछ लोग मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे, कुछ एंड रिपब्लिक एक्सेप्ट करना चाहते थे, एस्टेब्लिश करना चाहते थे। अदर बिलीव दैट इट मे बी यूजफुल टू शिफ्ट टू लिमिटेड मोनार्की विद रिड्यूस्ड रोल ऑफ द किंग। कुछ लोग चाहते थे लिमिटेड मोनार्की। द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट रेडी टू गिव अप पावर। और किंग राजा भी अपने पावर त्यागने के लिए रेडी नहीं था। ही टुक ओवर ऑल पावर इन अक्टूबर 2002। और उसने सारी पावर ले ली 2002 में।
Many political parties and organizations demanded the formation of new constitutional assembly. The Communist Party of Nepal, Maoist, was in forefront of the struggle for a popularly elected constituent assembly. तो वहाँ की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने इलेक्शंस के लिए अपने धरने वगैरह दिए. Finally, under pressure of popular agitations, the king had to install a government acceptable to the agitating party. The government has stripped the king of almost all power. ठीक है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या किया है, राजन दबाव में आके एक्सेप्ट कर लिया कि भाई वहाँ पे हम गवर्नमेंट बनाएंगे, और उस गवर्नमेंट ने फिर किंग की सारी पावर स्ट्राइप्ड कर दी. इन 2008 नेपाल एमर्ज्ड एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबॉलिंग द मोनार्की. और 2008 में वहाँ पे मोनार्की ख़त्म कर दी. फाइनली नेपाल अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015, और 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो ये है हमारे नेपाल का एग्जाम्पल. ठीक है, तो इसी प्रकार से किसी किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है कोई भी एजिटेशन के बाद, कोई भी नेशनल मूवमेंट के बाद अच्छा बन पाया है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका था किस टाइप का हमें वो चाहिए, किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव ए everyone in society some reason to go along with its provisions. A constitution that, for instance, allowed permanent majority to oppress minority group with society would give minority no reason to go along with the provision of the constitution. सी क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोला गया है कि हॉलमार्क फॉर सक्सेस दैट गिव एवरीवन सोसाइटी, एवरीवन हर एक को सोसाइटी में सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस. अब हाँ, बहुत सारे आदमी हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में भी 1.5 करोड़ लोग हैं, तो 1.5 अरब लोग, सॉरी 1.5 अरब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए. तो इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. मान लो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बने जिसमें कि मुस्लिम्स मान लो एक ही धर्म को मान रहे हैं, और कोई धर्म हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, तो इसमें क्या होगा, मुस्लिम जो दूसरे धर्म के लोग हैं, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, मुस्लिम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशंस वहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या रहेगा, यहाँ पे लॉ जो बनेंगे उनको फॉलो भी नहीं होगा. ठीक है, तो देश में आखिर में उसका रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट, देश में एजिटेशंस फैलती है, देश में दंगे फसाद होते हैं. ठीक है, तो यही एग्जाम्पल दिया गया है. अब एग्जाम्पल से भी समझाया इन्होंने. फॉर इंस्टांस अलाउड परमानेंट मेजोरिटी टू ओप्रेस माइनॉरिटी. अब कोई परमानेंट मेजोरिटीज़ हैं वो ओप्रेस कर सकती है माइनॉरिटी को. ग्रुप विद सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटी नो रीजन टू गो अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो माइनॉरिटी क्या है, उसको फॉलो नहीं करेगी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया. और ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, और द सिस्टमेटिकली entrenched the power of small group in society would cease to command elegance. तो वही बोल रहा है, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि किसी दूसरे के खर्चे पे सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, कुछ को प्रिविलेज मिल रहा है किसी के दूसरे के खर्चों पर, तो वो भी क्या है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने से मना कर दिया. इफ एनी ग्रुप फील दैट आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड दे विल हैव नो रीज़न टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशंस. तो अब क्या बोल रहा है, कोई ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी स्टिफल्ड हो रही है, स्टिफल्ड मतलब ख़त्म हो रही है, तो वो कोई रीज़न नहीं है उनके पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे. नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई सेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस परफेक्ट जस्टिस नहीं दे सकता, लेकिन वो एक कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि वो आपको बेसिक जस्टिस दे सकता है. डू दिस थ्रू एक्सपेरिमेंट, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चंस, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन सोसाइटी सच दैट दे गिव एवरीवन टू ए रीजन टू गो अलोंग विद देम. तो आप ये खुद पे अडॉप्ट करके देख लीजिए, समाज का कोई रूल है उसको क्या सब पे लागू होगा वो सेम तरीके से, क्या सबको जस्टिस दे पाएगा, तो उसका आंसर होगा नहीं. आपके मन में भी आ रहा होगा, ऐसा कोई सोच के देख लीजिए. जैसे एक बाल विवाह, पहले कुछ लोग सोचते थे बाल विवाह ठीक है, लेकिन आजकल तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि बाल विवाह गलत ही है. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से लोगों को पता कन्विंस कर पाए कि ये गलत प्रथा है. तो लेकिन क्या ये सभी को बाल विवाह सभी को जस्टिस दे पाता था, तो नहीं.
द मोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर द मोर लाइकली टू बी सक्सीड। तो जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम्स देगा, इक्वलिटी देगा, वो उतना ज़्यादा सक्सेस होगा। दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन टू रीजन टू गो अलोंग विद हिज ब्रॉड आउटलाइन। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है फ्रीडम और इक्वलिटी देने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस फॉलो किया जाता है। इस बुक के पढ़ने के बाद वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव, और उसका आंसर अफर्मेटिव में दे पाएगा। ठीक है। बैलेंस इंस्टीट्यूशंस डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड। सबवर्टेड का मतलब उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, मतलब दबाना। नॉट बाय द पीपल्स बट बाय ए स्मॉल ग्रुप्स। कॉन्स्टिट्यूशंस को कुछ ही लोग, बाय द पीपल नहीं है, नॉट बाय द पीपल बट स्मॉल ग्रुप्स, उसको सबवर्टेड करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर, जो अपनी खुद की पावर बढ़ाना चाहते हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट द सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ ए पावर। अब क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक हम समझते हैं कि सबवर्टेड करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। क्यों करते हैं सबवर्टेड करने की कोशिश? क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग अपनी ओन पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटेलिजेंटली बनाया गया है कि मोनोपोली ऑफ पावर ना रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंट पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट ओवर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक द इलेक्शंस कमीशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को अलग अलग जगह फ्रेगमेंट कर रखा है, जैसे जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव में, और कुछ कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं जो जैसे कि इलेक्शंस कमीशन। दिस एंश्योर दैट द इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अदर कैन चेक इट ट्रांसग्रेशंस। ठीक है। तो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप से बना है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन को पावर दे रखी है, और अगर एक इंस्टीट्यूशन सबवर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और तो दूसरा चेक कर देता है। अब इसका एग्जांपल है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपने केस सुने होंगे कि उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया गया क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था। और ये एम लक्ष्मीकांत हम करेंगे तो उसमें डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। An intelligent system of check and balance has facilitated the success of Indian Constitution. Another important aspect of intelligent constitution design is that constitution must strike the right balance between certain values, norms, and procedure as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operation to adopt changing its need and circumstances. अब ये क्या बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए राइट बैलेंस, एक वर्ड आया था अभी, इंस्टीट्यूशन डिजाइन राइट बैलेंस। ठीक है। ये राइट बैलेंस करने की कोशिश करता है किस किस के बीच में? वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। तो ये एक साइड तो वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हो गई, इसमें वैल्यू, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं। और एक साइड है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को हम थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो ईजिली चेंज भी करते हैं। एंड द सेम मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑपरेशन टू अडेप्ट चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो ये दोनों राइट बैलेंस में होने चाहिए। ठीक है। टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन लाइक टू ब्रेक। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके ब्रेक होने के चांस है। कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबिलिटी विल गिव नो सिक्योरिटी। अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको कोई भी चेंज कर देगा। अब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है तो 368 आर्टिकल है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए वोटिंग, लोकसभा से बिल पास कराना पड़ता है 2/3 बहुमत से, राज्यसभा से, और स्टेट पे इफेक्ट डाला है तो स्टेट 50% स्टेट से भी वो बिल पास कराना पड़ता है। प्रेडिक्टिवली एंड आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग ए न्यू सर्कमस्टांसेस। तो राइट बैलेंस होना चाहिए कोर वैल्यूज के बीच में और दो न्यू सर्कमस्टांसेस है उनके बीच में। यू विल नोटिस द wisdom of maker of the Indian Constitution in this chapter on the Constitution as a living document। ठीक है। तो चैप्टर 9 में हम देखेंगे लिविंग डॉक्यूमेंट्स इसको क्यों बोला गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट बाय स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोला गया, बाय स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड द लिमिट ऑफ ए सच चेंज। अब लिविंग डॉक्यूमेंट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें हम
डे टू डे हमारा कल्चर्स चेंज हो रहा है और कल्चर्स के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अब मान लो कल को अनटचेबिलिटी कोई वर्ड ही नहीं रहेगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 17 को 17 के अंडर अनटचेबिलिटी आता है, उसको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हम उस वर्ड को रिमूव कर सकते हैं ताकि अनटचेबिलिटी नाम का कोई वर्ड भी ना रहे अगर गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है। तो इस टाइप से हम डे टू डे एक्टिविटी में उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या बोला गया है, इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है क्योंकि इसमें हम चेंज कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव ए डॉक्यूमेंट रेस्पेक्ट बाई पीपल। दिस अरेंजमेंट ऑल्सो एंश्योर दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन ओन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी सेक्शन और ग्रुप सबवर्ट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को। देयर फॉर इट डिटरमाइन द वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी। यू कैन आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। तो डिटरमाइन वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी है तो अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। वर द पीपल हु एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो पीपल एनेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को, ठीक है, क्या वो क्रेडिबल हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग क्रेडिबल थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग क्रेडिबल थे, ठीक है। तो विश्वसनीय लोग थे। क्रेडिबिलिटी का मीनिंग विश्वसनीय, जिन्होंने एनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशंस को। सेकेंडली, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitutions। क्या पावर को इंटेलिजेंटली फ्रेगमेंट किया गया है, डिवाइड किया गया है, पावर शेयरिंग इस हिसाब से की गई है कि कोई एक ग्रुप सबवर्ट ना कर सके। अब मान लो पीएम को ही इतनी पावर दे दी कि भाई वो सबवर्ट कर दे कॉन्स्टिट्यूशंस को, वो क्या कर दे, मोनोपोली ला दे। तो इस टाइप्स का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है, लेकिन इसके आंसर्स आपको डिटेल्स में आगे धीरे धीरे जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, does the constitution give everyone some reason to go along with it। और कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को रीज़न देता कि इसके साथ चलें। मोस्ट ऑफ द बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस के बारे में हमें आंसर्स आगे मिलेंगे इस बुक में। आल्सो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पिरेशंस। क्या लोकस है, मतलब सेंटर है पीपल्स होप और एस्पिरेशंस का। द एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमांड voluntary allegiance of the people's demand to certain extent upon whether the constitution is just। तो क्या लोगों के लिए एक जस्ट है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल आंसर दिस क्वेश्चंस। तो इस बुक में हम के प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या हैं, तो इस बुक में हम ये सब पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ठीक है। पर नेक्स्ट टॉपिक हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मेड। तो इसमें हम अब करेंगे इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसमें आप मेन वर्ड्स आप देख सकते हैं इसको, बस इसमें डेट्स वगैरह आपको ज़्यादा याद करनी है। तो 9 दिसंबर 1946 को इट हेल्ड फर्स्ट सीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और ये कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और इनके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935। इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे और वो मेंबर कहाँ से थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बनी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज composed roughly along the line suggested by the plan proposed by committee to ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट ने प्लान दिया था कि भाई इस हिसाब से इतने मेंबर होने चाहिए, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और कितने मेंबर होने चाहिए ये देखिए, एक मेंबर होगा तो 10 लाख पे, तो 10 लाख पे एक मेंबर होगा किसी भी प्रोविंस से। ईच प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, प्रोविंस से भी मेंबर थे और प्रिंसली स्टेट से भी मेंबर थे। और कैसे मेंबर थे, वहाँ से एक मेंबर निकल के आएगा। अगर 10 लाख पॉपुलेशन, अगर 20 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ पे से 2 मेंबर आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर आए थे। एज ए रिजल्ट द प्रोविंस वर इलेक्ट 292 मेंबर्स वाइल द प्रिंसली स्टेट 93। तो 292 मेंबर्स तो आए थे, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट, और 93 मेंबर आए थे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स थी, ठीक है। और इसमें कौन कौन थे, मुस्लिम, सिख और जनरल्स, ठीक है। तो इसमें 3 तरह की पॉपुलेशन थे, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल्स में सभी हिंदू, SC ST सभी पॉपुलेशंस के लोग थे।
ठीक है, मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, मेंबर्स जो थे ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने कैसे वो किए थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वहाँ पे मेंबर्स आए थे, किस में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और बाय द मेंबर ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सिंगल वोट्स के द्वारा, जैसे आज के टाइम हमारे एमएलए के जो इलेक्शंस होते हैं, एमपी के इलेक्शंस होते हैं, उसी हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। देखिए एक बार, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स को। अच्छा, ये एमएलए गलत लिखा गया है यहाँ पे, सॉरी, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए क्या यूज़ होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसको समझने की कोई खाली पेज देखते हैं, ये रहा, थोड़ा खाली एरिया है इसमें। देखिए, अब राज्यसभा में मान लो 4 सीट खाली हो चुकी हैं। अच्छा, राज्यसभा में जो हमारी पॉपुलेशन के बेस पे सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मान लो राज्यसभा की 4 सीट खाली हो चुकी हैं, 4 सीट, तो अब 4 सीट राजस्थान से खाली हो चुकी हैं। ठीक है, राजस्थान से, तो वहाँ से हमें 4 कैंडिडेट। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो वोट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा का, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी यही सेम वो था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और हमारे जो एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, फर्स्ट पास द वोट सिस्टम होता है, जिसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, हम डायरेक्ट वोट करते हैं, जो ज़्यादा वोट लेता है वो जीत जाता है। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब 4 कैंडिडेट हैं, अब इनको एक कोटा होता है, इनका कोटा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब मान लो राजस्थान में 200 के आसपास सीट है एमएलए की। ठीक है, तो टोटल सीट डिवाइड बाई जित टोटल एमएलए प्लस डिवाइड बाई जितनी सीट प्लस 1, प्लस में 1। ठीक है, ये क्या हो गया, 5, टोटल 5 हो गया नीचे, 5 चौके 20, 40 प्लस 1 मतलब 41 आंसर आ गया। ठीक है, तो 41 सीट हमें क्या करनी है, किसी भी कैंडिडेट को लेनी पड़ेंगी। 41 एमएलए किसी को वोट करेंगे, फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे, तो वो क्या होगा, कैंडिडेट आगे जाएगा। पहले उसको करना होगा कोटा क्लियर। ठीक है, ये तो हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मान लो कि कोई भी कैंडिडेट कोटा क्लियर नहीं कर पाया, जो कैंडिडेट लास्ट है उसकी वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, अब और डिटेल्स में समझते हैं। ये देखिए खाली जगह, अब मान लो 4 कैंडिडेट हैं, ये हो गया कोटा 41 का, ये आप एक एग्जाम्पल लेके चल रहा था हम। ठीक है, ये कैंडिडेट इतनी सीट लाया, ये कैंडिडेट इतनी सीट लाया, ये थोड़ा सा और नीचे रह गया, और ये बिल्कुल ही कम सीट लाया। अब 41 सीट किसी ने कंप्लीट नहीं की, तो इसकी मान लो ये 40 पे है, सॉरी एक मिनट, ये 40 पे है। ठीक है, ये 40 पे है, इसको एक ही चाहिए, लेकिन लास्ट कौन है, ये, तो इसकी फर्स्ट प्रीफरेंस लोगों ने ये दी थी, तो ये लास्ट आया, तो इसकी हम जो सेकंड प्रीफरेंस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, ये पहले हम ये भी समझिए, एमएलए क्या करते हैं, पहले फर्स्ट प्रीफरेंस, फिर सेकंड प्रीफरेंस, फिर थर्ड प्रीफरेंस, फिर फोर्थ प्रीफरेंस, ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट प्रीफरेंस किसको ज़्यादा मिली, इनको ये फर्स्ट प्रीफरेंस। अब इसकी फर्स्ट प्रीफरेंस को कर देते हैं हम कैंसिल, क्योंकि ये तो कोटा क्लियर कर ही नहीं पाया, लास्ट है। अगर चारों कैंडिडेट 41 कर देते कवर, तो फिर हम नहीं करते ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे कोई भी 41 नहीं कर पाया, तो इसकी सेकंड प्रीफरेंस देखते हैं किसको दी है, मान लो इस कैंडिडेट को दी है, तो इसकी जो सेकंड प्रीफरेंस है वो कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी 40 पे पहुँच गया। अब इसको देखेंगे, ये और नीचे है। ठीक है, तो इसकी जो मान लो 3 सीट इसकी सेकंड प्रीफरेंस देखेंगे, दो प्रीफरेंस इसको मिली है, एक प्रीफरेंस इसको मिली, ये 41 पे पहुँच गया, ये भी 41 पे पहुँच गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे वोट क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुई, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल वोट ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से होता है हमारा इलेक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। तो सेकंड पार्ट में हम करेंगे इसका आगे का, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अभी काफ़ी रहता है, तो सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।
और थोड़ा 11th के चैप्टर सभी बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।